भारतीय राजनीति में विपक्ष के महत्व पर बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के अलावा बड़े किरदारों की बात करें तो ममता, केजरीवाल, पवार, अखिलेश, नीतीश ऐसे बड़े बड़े चेहरे सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रभाव अब भी देशव्यापी देखने को मिलता है इन क्षेत्रीय दलों के मुकाबले, या फिर इन ऐसे दलों के मुकाबले जो किसी एक राज्य विशेष में अपनी शक्ति रखते हैं। ऐसे में इन सभी दलों के कांग्रेस के छाते नीचे आने की बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक करते रहे हैं। यहां तक कि पवार और नीतीश कुमार जैसे बड़े विपक्षी चेहरे तो खुद भी इसकी पैरवी और वकालत करते रहे हैं। अब 2024 के चुनाव से पहले यह कवायद और तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए एक मजबूत स्थिति का दौर भी शुरू हो गया है यदि विपक्षी एकता को एक छाते के नीचे लाने के लिहाज से बात की जाए तो। दरअसल ममता पवार की राष्ट्रीय पार्टी की पहचान छिन गई तो केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के मामलों का संकट गहरा गया। तो तीन लोग जो दौड़ में आगे दिखाई पड़ रहे थे वो एकदम से पिछड़ गए। ऐसे में विपक्षी एकता के सभी किरदार अपने आप को बचाने में लगे हैं। 2024 में बीजेपी को अपने दम पर टक्कर देना तो दूर की कौड़ी है। यही वजह है कि अब इन सभी दलों के लिए कांग्रेस एक उम्मीद की किरण बन रही है। राहुल के चेहरे को लेकर जो विरोध रहा उस पर भी कांग्रेस काउंटर नैरेटिव के जरिए अपने प्रयास कर रही है। यानी अब राहुल की छवि को बड़ा बनाया जा रहा है, समझदार और परिपक्व राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। राहुल के चेहरे को और मजबूत करने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है और यदि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिलती है तो फिर राहुल विपक्ष के लिए भी सर्वमान्य चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। कम से कम कांग्रेस तो इसे इसी तरह से प्रचारित करने का प्रयास करेगी। अब यदि वर्तमान स्थितियों पर गौर किया जाए तो ये बहुत साफ हो गया है कि विपक्षी एकता के लिए वो दल भी तैयार हो रहे हैं जो अभी तक इससे बचते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर ममता और केजरीवाल। सबसे अहम सवाल यही है कि इन राजनीतिक दलों के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के किन बिंदुओं पर सहमति बनती है। साथ में आने के मायने क्या हैं? कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चुनावी लिहाज से सामने आना, चुनावी रणनीति में साथ आना, ये अलग बात होती है। दूसरी अहम बात है टिकटों और अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह की रणनीति पर आगे बढ़ते हैं। सीटों को लेकर खींचतान कोई आसान चुनौती नहीं है। केजरीवाल जिस तरह कांग्रेस के लिए अभी तक चुनौती साबित हुए हैं वो अचानक दोस्त बनकर नहीं उभर सकते। वहीं ममता बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ लें ये भी आसान नहीं है। आपसी समझ के लिए कांग्रेस के पाले में भी गेंद जाएगी, यानी जहां पार्टी कमजोर है वहां सहयोगियों को ताकत देने के लिए कांग्रेस को भी कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस को भी इनको बढ़ावा देना होगा। जहां पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, बहुत से ऐसे राज्य हैं। अब महाराष्ट्र भी ऐसा राज्य हो गया। एक समय बड़ी ताकतवर पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो ज़्यादा बड़े कद के दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। बिहार में सरकार में है, महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर अपने दम पर चुनाव लड़ पाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति से सभी वाकिफ हैं। कुल मिलाकर इन राज्यों में यदि विपक्षी एकता के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को अन्य दलों को आगे करना पड़ेगा। अब इसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर 2024 में अभी समय है, उससे पहले होने वाले चुनाव में काफ़ी हद तक स्थितियां स्पष्ट होंगी। यदि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तब तो उसकी दावेदारी मजबूत होगी, नहीं तो एक बार फिर उसे बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। 2024 में विपक्ष यदि सचमुच सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो यूपीए जैसा प्रयोग जरूरी है, और यदि सभी अपनी अपनी सीटें बढ़ाने तक सीमित रहेंगे तो बीजेपी को चुनौती देना तो मुश्किल है ही, नामुमकिन भी दिखाई पड़ता है। अलग अलग राज्यों में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। दक्षिण की राजनीति बिल्कुल अलग है, जहां बीजेपी कमजोर है, क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य हैं और बिहार जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल हावी हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला नहीं दिखता। यहाँ बीजेपी बनाम सारे दल की स्थिति दिखाई पड़ती है। अब कुछ और राज्य, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई थी अभी तक तो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर सीधे सीधे आ गई है और बड़ी ताकत के साथ आई है। बाकी राज्यों में अब भी सीधा मुकाबला इन दो बड़े दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ता है। यदि बिहार और महाराष्ट्र जैसा प्रयोग अन्य जगहों पर होता है तो ही विपक्षी एकता संभव है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये समझौते राज्य की सत्ता में काबिज रहने के लिए हुए हैं, अभी तक जो हुए हैं। लोकसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वमान्य चेहरे की आवश्यकता है जो किसी भी क्षेत्रीय दल के नेता का नहीं है। उदाहरण से समझ लीजिए, ममता बनर्जी बड़ा नाम है, महाराष्ट्र यूपी में क्या असर रखती है सोचिए आप। इसी तरह अखिलेश यादव है, बड़ा नाम है, लेकिन बंगाल, मध्य प्रदेश, किसी अन्य राज्य में चले जाइए आप, क्या स्थिति है, उनके चेहरे पर वोट मिलेगा। केसीआर है,
वो तो तेलंगाना के बाहर कुछ नहीं है और विपक्षी एकता या वो चेहरा बनने की कवायद में दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी जो है वो पूरे विपक्ष की निगाह में आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो है उनका कार्यकर्ता एक तो पूरे देश में है, दूसरा सबसे बड़ी पार्टी रहे हैं, सबसे बड़ा काडर है उनका, दूसरा ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यूपीए जैसा प्रयोग पहले हो चुका है, ये प्रयोग पहले हुआ है और सफलतापूर्वक हुआ है, लिहाजा उनकी मान्यता जो है या उनका चेहरा बनना इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ममता और पवार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने से आहत हैं और ये उनकी साख को कमज़ोर होने को भी दिखाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टियां वो असर नहीं रखती अब जिसकी वजह से इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। दूसरी तरफ केजरीवाल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब आप ये देखिए बिल्कुल उल्टा है, लेकिन मामला दूसरा भी है। भ्रष्टाचार के मामलों ने उन्हें भी इस दौड़ में अब कमज़ोर बना दिया है। अभी तक बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो अपनी लड़ाई अपने आप को बचाने में, अपने नेताओं को बचाने में, खुद को बचाने में जुटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2024 में बड़े खिलाड़ी भी जो दिखाई पड़ रहे थे वो अब बैकफुट पर है, जैसे केजरीवाल है। राहुल की राह इससे आसान होती दिखाई पड़ती है। केजरीवाल की कामयाबी के साथ बढ़ती चुनौतियों को थोड़ा ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वही विपक्षी एकता में सबसे किनारे दिखाई पड़ते थे और उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती थी। उनके राहुल के साथ आने से निश्चित तौर पर तस्वीर बहुत बदल सकती है। ये क्यों कहा जा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे खुद केजरीवाल को फ़ोन कर रहे हैं, ये कब हुआ था अभी हाल में, लेकिन अब हो रहा है। केजरीवाल राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। खड़गे का केजरीवाल को फ़ोन इसकी एक शुरुआत भर है। ये हालात क्यों बने हैं ये भी समझना चाहिए कि अब अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर क्यों आए। तो पूरी रिपोर्ट का लब्बो-लुबाब आप समझ पाएंगे। ये स्थिति सभी उन दलों की है जो अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस से किनारा कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई है। सीबीआई ने केजरीवाल पर लगे आरोपों को लेकर ये पूछताछ की। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से समन किया गया था, जिसके बाद वो पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर भी पहुंचे। सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस पूरे मामले में पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद अब सीएम केजरीवाल से पूछताछ जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अगर केजरीवाल इन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कमजोर साबित हो सकते हैं, यानी फिर जो इनका कैंडिडेचर था विपक्ष के चेहरे का वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तो किसका मजबूत होगा? राहुल गांधी का। बेशक ये सब साथ में है, लेकिन एक जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी उसमें राहुल गांधी अपने आप मजबूत होते दिखाई देते हैं। सांसद रहे नहीं, खुद को अयोग्य सांसद लिख रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे नहीं, बने ही नहीं। वो एक बार जब पार्टी छोड़ दी उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए। कांग्रेस पूरी तरह से उनके पीछे चल रही है। कांग्रेस का वो चेहरा है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कर्नाटक में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल के चेहरे को बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से तो बनाया ही जा रहा है, विपक्ष के अन्य दलों के लिए भी वो उम्मीद बन सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही जेल में हैं। तो ये वो मामले हैं जिनकी वजह से कामयाब होने के बावजूद, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के बावजूद, बहुत तेज़ी से 2024 में एक चुनौती बनने के बावजूद वो कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो हैं वो पिछले 30 मई से जेल में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कृषि भूमि की खरीद की थी। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को ईमानदार बताते रहे हैं। उनका दावा रहा है कि जैन के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है आरोप लगाए गए। खैर, ये राजनीतिक बयानबाजियां होती रहेंगी, लेकिन ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उन्हें भी अब विपक्षी एकता की ज़रूरत है। वो राहुल गांधी के पक्ष में यूं ही बयान देने के लिए नहीं उतरे। उन्हें पता था कि ये करते ही खड़गे भी उनके समर्थन में आएंगे, कांग्रेस भी उनके समर्थन में आएगी। और अब बारी है कि जब ये मुसीबत में आए हैं या कई अन्य दल कमज़ोर हुए हैं, तो कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हो गई है विपक्षी एकजुटता के लिए, वो मंच देने के लिए जिसकी अभी तक बात होती रही। यानी कुल मिलाकर यदि कर्नाटक और आगामी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे कुछ राहत देने वाले कांग्रेस के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो कांग्रेस और राहुल गांधी निश्चित तौर पर विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।